नमस्कार, आप सबका स्वागत है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज में और ये है सिंचाई का सब एपिसोड। आज हमारे साथ हैं मिस्टर माधवन, कृषि विशेषज्ञ और इंजीनियर भी हैं जो पिछले 30 सालों से खेती कर रहे हैं। तो चलिए सिंचाई और इसकी तकनीक को ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्रॉप प्रोडक्शन में आपका स्वागत है सर। नमस्कार हर्ष, धन्यवाद एक बार फिर इस ETDC एजुकेशन प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि किसान इसको सुन पा रहे हैं और अपने खेतों में और बागीचों में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए मददगार रहेगा। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। आज हम सिंचाई के दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। हम सिंचाई की आम बात जान चुके और आज बात करेंगे सिंचाई के तरीकों पर कि कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। ये बहुत सारे उपकरण के होने जैसा है, जैसे प्लास, पेचकस इत्यादि इत्यादि। ये सब मशीनों में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही सिंचाई में बहुत सारे उपकरण हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। फ्लड इरिगेशन, साइफन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, मिस्ट इरिगेशन, कंट्रोल्ड इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ। आमतौर पर ज़्यादातर किसान भाई फ्लड इरिगेशन को अपनाते हैं, जिसमें आप पानी खेतों में बहने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल आसान है और इसके बारे में शायद मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। कुछ खास लाभ नहीं है। 90% फ्लड इरिगेशन हानिकारक होती है, पर इसका इस्तेमाल करते हैं और पानी वेस्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हम उत्पादकता कम करने के लिए सिंचाई कर रहे हैं। ऐसा करके हम पौधे को हानि पहुँचाते हैं अच्छी उत्पादकता के लिए। अगली है साइफन इरिगेशन। हमने एक फ़ोटो के माध्यम से दिखाया है कि साइफन इरिगेशन क्या होता है। ये कुछ खास नहीं होती है, बस आपके बगीचे में ही एक आधे इंच की पाइप लगा दिया जाता है मेन कैनाल से जोड़कर, जो कि छोटे कैनालों के जरिए खेत में पानी पहुंचाते हैं। फरो भी आपके खेतों में धीरे धीरे सिंचाई करेगी। खेतों में ज़्यादा पानी भरने की बजाय ये अधिक बेहतर होती है। सिंचाई एक विज्ञान है, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ। ये कोई कैलेंडर को देख के करने वाला काम नहीं है, या कोई भी तरीका चुनकर ये कहें कि ये बेहतर है या वो बेहतर है। हम इसे इस तरीके से नहीं समझ सकते। हमें ये समझना होगा कि पौधे को क्या चाहिए। सही तरीके से चलें कर रहा हूँ। सिंचाई क्यों करनी है, उस तरीके से सोचें और आप तय करें कि कौन सा तरीका इसके लिए सही है। साइफनिंग के लिए हम कहते हैं कि पानी के लिए इसका थोड़ा बहाव ही काफ़ी है। ऐसा कहने पर अब मैं इसको भूमि की तैयारी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर मैंने बताया था कि सिजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। वो भी सिंचाई को अच्छा बनाने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ध्यान रखें, इसकी ज़रूरत आपकी सिंचाई से जुड़ी है। अब सिंचाई, जो कि एक विज्ञान है, आपके पौधे की फिजियोलॉजी एक्टिविटी से भी जुड़ी है। आप कृपया इसे इस तरीके से समझें, ये बीज उगने की शुरुआती स्टेज है। अभी बस फसल उगनी शुरू हुई है। उसके बाद ये फसल फले फूलेगी और मर जाएगी। अब शुरुआत में जब फसल उगना शुरू करती है, जिसे हम जर्मिनेशन या स्पॉटिंग कहते हैं, उस समय फसल को थोड़ी ज़्यादा नमी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए हम बताते हैं कि इसे हमेशा रिजर्व फ्लो से डालें। इसको नमी केवल इसलिए चाहिए कि वो बीज की ऊपरी सतह को नरम कर दे और बीज को फूटने में आसानी हो। तो अपनी सिंचाई के तरीके को चुन लें, जो आधारित हो नंबर 1 मिट्टी के प्रकार पर, नंबर 2 जो फसल आप उगा रहे हैं, नंबर 3 जमीन के आधार पर। आप इन तीनों के आधार पर ही ये चुनाव करें कि आपको कौन सी सिंचाई करनी है। आपके पास उपकरण मौजूद हैं, जैसा कि मैंने कहा, मिस्टिंग, साइफनिंग, ड्रिप इरिगेशन इत्यादि इत्यादि। ये सब के सब टूल्स ही होते हैं, पर आपके लिए कौन सी
सिंचाई बेहतर है, तीनों पॉइंट ध्यान रखने होंगे और फिर चुनाव कीजिए कि किसके लिए जाना बेहतर रहेगा। ज़्यादातर यही सोचते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सूखे के लिए या पानी बचाने के लिए होती है। ये बहुत दुखदाई है कि इतनी अच्छी तकनीक को केवल छोटे से काम के लिए रख दिया गया है। ये केवल उसके लिए नहीं है, ये उससे कहीं अधिक है। इस एपिसोड में मैं ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन की बात करूंगा। मैंने 3 पॉइंट्स के बारे में बताया। मिट्टी के प्रकार, एग्रोनॉमिकल कंडीशन और फसल आपको चुननी है। उदाहरण के तौर पर यदि आप ड्रिप सिंचाई को चुनना चाहते हैं, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे ड्रिप के लिए। पहला पॉइंट है कि आपके पास 24 घंटे बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। नंबर 3, जब मैं प्रकार कहता हूं तो बताएं कि आपकी मिट्टी किस तरह की है। मतलब कि मिट्टी में क्या क्या है, क्ले कंटेंट क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, केमिकल की नहीं, वो तो पौधों के लिए है। तो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये तय करेगी हमें अच्छे से ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है पानी की गुणवत्ता। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। सूखा पड़ने के कारण ऐसा नहीं है आप गंदा पानी या सोडिक पानी डालें, इससे पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सोचिए आपके पास बिजली है ही नहीं, आपको केवल 4 घंटे बिजली मिलती है। केवल उन 4 घंटों में ड्रिप करके और बाकी 8 घंटे कुछ नहीं, बहुत बड़ी हानि है। ड्रिप का मतलब है कि आपको पौधे की ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करनी होगी, ना कि उस सतह को लगातार गीला करके। ऐसा करना अच्छा तरीका नहीं है। जब भी आप ड्रिप प्रयोग करें इन बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना ड्रिप इरिगेशन उतनी उत्पादकता नहीं दे पाएगी जितनी कि उसको देनी चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत टूल है। इसको केवल ये सोचकर इस्तेमाल कि इससे पानी बचता है और ये खरपतवार को कम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या कर सकता है, ये मिथ्य है। अगर हम इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए इसका इस्तेमाल करें जो कि मैंने बताई थी, पानी की गुणवत्ता और 24 घंटा बिजली, ताकि आप जब भी पानी देना चाहें दे पाएं और जब नहीं चाहिए तो नहीं। आपको ये ड्रिप अपनी मिट्टी के आधार पर चुननी होंगी। आपकी फसल को उगाने से लेकर उसे काटने तक पानी की ज़रूरत बदलती रहती है। जब आप बीज बोएं, शायद आपको उस दिन कम पानी की ज़रूरत हो ताकि बीज मुलायम हो जाए और बीज जल्दी से फूट जाए, इसी की ज़रूरत है। उस वक्त आपके पास बिजली नहीं होगी तो ज़रा सोचिए क्या होगा। आप ड्रिप को दोष नहीं दे सकते। अब फर्टिगेशन, सब कहते हैं कि ड्रिप को फर्टिगेट नहीं किया जा सकता सिवाय मोबाइल एलिमेंट के। हमने मिट्टी परीक्षण में आपको मोबाइल और इमोबाइल के बारे में बताया था। तो मोबाइल और इमोबाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फर्टिगेशन सिस्टम में। मतलब कि मिट्टी की विशेषताएं बताएंगी कि जड़ों में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, कृपया धीरे धीरे आगे बढ़ें, वरना आपकी ड्रिप सही तरीके से काम नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ड्रिप बहुत अच्छे से काम करे और आपको अधिक से अधिक उत्पादकता मिले इस उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करके, ऐसा ना सोचें कि केवल ये पानी बचाने के लिए है। ये तो इसका सबसे छोटा काम है, ये और भी काम करती है। मैंने कहा पौधे की फिजियोलॉजी एक्टिविटी। वनस्पतिक अवस्था में बढ़ने के बाद इसको स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। फसल को कुछ हद तक स्ट्रेस की ज़रूरत है। एक ही जगह से लगातार ड्रिपिंग करने से जड़ों को खेत में पोषक तत्व मिलने से रोक दिया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पौधे अपने आप नहीं खा सकते, इसे हमें आयनाइज्ड फॉर्म में खाना देना होता है। इसे पानी में घोलना होगा और घुलने के बाद इसकी नमी रूट एक्शन के द्वारा सोख ली जाती है। इसी तरह पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। अब आप लगातार ड्रिपिंग ही कर रहे हैं। एक ही जगह को बार बार गीला करना आपके पौधों को सुला सकता है।
अगर ये चिकनी मिट्टी है, इसको समझें कि चिकनी मिट्टी में ड्रिप अलग तरीके से काम करेगी, रेतीली मिट्टी में अलग तरीके से काम करेगी। यदि ये कैलकेरियस है तो ये अलग है। मतलब कैलकेरियस, चिकनी, रेतीली, ये सब मिट्टी की विशेषताएं हैं। मतलब मिट्टी कैसी दिखती है, ये विशेषताएं मिट्टी की होल्डिंग कैपेसिटी बताएंगे और होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पर आप बता सकते हैं कि ये ड्रिप सिस्टम आपके काम का है कि नहीं। इसी तरह ड्रिप सिस्टम लगाने से पहले आपको पौधे की फिजियोलॉजी समझनी होगी। मान लीजिए आप साइफनिंग तरीके से सिंचाई कर रहे हैं, तो इसमें हम पानी को बहा नहीं रहे हैं, हम साइफनिंग तरीके से सिंचाई करते हुए बहुत अच्छे से पानी दे रहे हैं। इन नालियों से सिंचाई करने के लिए जैसा कि हमने सिजलिंग कर रखी है, तो पानी नीचे की ओर उतर जाता है और कैपिलरी एक्शन से जड़ें इसे सोख लेती हैं। ये सिंचाई का विज्ञान है। ऐसा ही ड्रिप में भी होता है। पर अगर आप एक ही जगह पर पानी बहाते रहेंगे तो ड्रिपर्स, जब मैं ड्रिपर्स की बात करता हूं तो ड्रिपर्स को चुनना, हर 45 सेकंड पर एक ड्रिप होती है जिसे हम ड्रिपर पॉइंट्स कहते हैं। ये आपको देता है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। ये टूल्स का गुच्छा है। कैसे चुनेंगे? फसल के आधार पर। आज आपके पास, उदाहरण के तौर पर आज आपके पास धान है, शिमला मिर्च की धान की ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ये संतुलित नहीं है। आप धान के लिए ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं, शिमला मिर्च के लिए भी ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। वो सिस्टम आपकी फसल के लिए सही रहेगा। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो फर्टिगेशन एक अलग चीज़ है। फर्टिगेशन का प्रभाव 80% तक कम हो जाएगा। नाइट्रोजन के अलावा बोरोन, बहुत सारी चीज़ उस तक नहीं पहुंच पाएंगी। आप ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे अगर बिजली नहीं होगी ड्रिप को इस्तेमाल करते हुए। मैं मुंह से खा रहा हूं और ग्लूकोज दे रहा हूं, क्या ग्लूकोज मेरे मुंह के लिए विकल्प हो सकता है? सोचिए। सलाइन दिया जाता है आपातकालीन स्थिति में, जब आप निगल नहीं पाते हैं या आप निगलने की स्थिति में नहीं होते, उस समय डॉक्टर आपको ग्लूकोज देता है ताकि हमारे अंग काम करते रहें। डॉक्टर सोच समझकर हमें एनर्जी देता है, पर यह हमेशा के लिए नहीं है, ये केवल थोड़े समय के लिए होता है। उसके बाद डॉक्टर आपको योग्य बना देंगे कि आप अपने मुंह से खा पाएं। ये सोखने का अच्छा तरीका है और सब पोषक तत्व आपको मिलेंगे। नाइट्रोजन को छोड़कर फर्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। भारत में मुझे एक मुश्किल आई है ड्रिप के लिए। रोडेंट्स के बारे में आप जानते होंगे, और कुत्ते पूरी जगह घूम जाते हैं, पता नहीं इन पर काबू कैसे पाएं, जैसे चूहे। हाँ, प्यासे होने के कारण वो इस ड्रिप को काट लेते हैं, पाइप को काटकर पानी पीते हैं, और जब उनको पानी नहीं मिलता है तो वो नाराज होकर सारे पाइप काट देते हैं। मान लीजिए आपके पास लगभग 100 फीट की दूरी पर आपके पास एक पाइप है और आप हर रोज 22,000 फीट को चेक नहीं कर सकते हैं। आपको मेंटेनेंस पार्ट पर भी ध्यान देना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, पर इन सब मुसीबतों का कैसे सामना करें, मैं जो करता था उसकी एक तस्वीर दिखा दूंगा। जहां पर भी मैं ड्रिप करता था, भारतवर्ष की जैसी कंडीशन है, मैं वहां मिट्टी का मटका या प्लेट रख देता था, तो ड्रिप अपना पानी मिट्टी के मटके या उस छोटी सी कले की प्लेट में डाल देगा। ये टपक कर उसे भर देगा और भरकर फसल में गिरेगा। तो जब कहीं पानी नहीं होगा, सब जानवर वहां से पानी पिएंगे और मेरी पाइप को बख्श देंगे। वो जंगली हो जाते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता, खासकर रात में। ये चूहे और सब ये रात के राही हैं, दिन में कभी नहीं आते। निशाचर ये तभी आते हैं जब सूरज डूब जाता है और आप वहां नहीं होते, ये काट लेते हैं। आपको पता नहीं होता, आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, बनावटी ज्ञान, वाल 1 को वाल 2 से जोड़ दूं और सिंचाई हो जाएगी। आपको नहीं पता होता कि 200
फिट पर आपकी पाइप काट दी। ड्रिप पाइप करते वक्त आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। साइफनिंग में हमें यह दिक्कत थी कि हम पानी को कैनाल के जरिए बहाते थे और इससे हमें नुकसान होता था। तो मैंने क्या किया कि इसको बहने देने की बजाय मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा देता हूँ, जहाँ आप देख पाएंगे कि बहुत साधारण है। आपको कैनाल से पानी बहाने की कोई ज़रूरत नहीं। हर 30 या 60 इंच पर एक 10 mm की पाइप से पानी बहा दिया जाएगा। ये साइफनिंग जैसा ही है लेकिन ज़्यादा स्थिर। देश में बिजली कमी होने के कारण हमें इसे अपनाना ही होगा। हमें लगातार बिजली नहीं मिलती, ये भी नहीं जानते कि बिजली कब आएगी और कब नहीं। हमें इसका पता नहीं होता। ये मैंने अपने 30 साल के खेती के अनुभव में देखा है और आप सब भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ किसान जनरेटर का भी उपयोग करते हैं पर बहुत कम, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। उसको चलाना भी आसान नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ डीजल महंगा है। पहले इसका प्रयोग करता था लेकिन अब छोड़ दिया। अब साधारण साइफनिंग तरीके से हम इस बिजली की समस्या को भी दूर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब आप साइफनिंग तरीके में भी पानी को नालियों से बहा रहे हैं। ये नालियाँ एक ट्रैक्टर और उपकरण से बनाई जाती हैं। एक वी शेप का उपकरण, जैसा मैंने बताया, वी शेप में होता है। ये गहरी और तंग नालियाँ, बहुत तंग और गहरी, मतलब कृषि स्थितियों के कारण पानी का नुकसान कम कर दिया गया है और आपने पानी के 60 व 40 के अनुपात के एक बड़े विस्तार को पूरा किया है, जो है नमी और हवा। और ऐसे ही फसल का प्रदर्शन अच्छा होता है। ऐसे ही जड़ों पर लगातार पानी या फिर जड़ों को गीला करने से फंगल इन्फेक्शन भी दूर होता है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं, इन्हें धीरे धीरे समझना होगा। पीछे जाकर इसे 1-2 बार सुने, पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं इसे रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको केवल जागरूक करना चाहता हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चुनने से पहले ये ज़रूर देखें कि आपको किस तरह की सिंचाई की ज़रूरत है। मैं फिर से बता देता हूँ, हम खासकर भारत में हम सिंचाई को विज्ञान नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। और सिंचाई 100% विज्ञान है। आप इसको इसी तरीके से समझते हुए चलें, इसी के अनुसार जाएं, ताकि आप सिंचाई से उत्पादकता को बढ़ा सकें, ना कि उत्पादकता को घटा दें। और आज के समय में ये घट रही है, ना जानते हुए ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि पौधा अपने आप नहीं कह सकता कि ओह ज़्यादा भीग गया हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। ये आपको केवल एक लक्षण दिखा सकता है कमजोरी का। या तो ये सूखे में कमजोर पड़ेगा या फिर ज़्यादा भीगने पर कमजोर। दोनों ही तरीकों में इसे सींचने से या ड्रिप लगाकर बहाने से, ड्रिप या लगातार पानी बहाने से जड़ें सो जाती हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। जब जड़ें सो रही होती हैं वो पौधे का उत्पाद नहीं कर सकती, उत्पादक दिन घट जाते हैं। स्वभावतः ये आपकी उत्पादकता में दिखेगा। प्यारे दोस्तों, मैं अपने सिंचाई के तरीकों के बारे में बहुत सा बता चुका। कोई भी सवाल हो मुझे बताएं। और ये एक विस्तृत सब्जेक्ट है, जब तक आप स्टेप 1 को नहीं समझेंगे दूसरे स्टेप तक नहीं जा पाएंगे, ना स्टेप 3 पर। आपको कृपया ये मानना होगा कि सिंचाई एक विज्ञान है और उसके आधार पर आप अपनी सिंचाई को शुरू करें। बहुत धन्यवाद। सबको नया साल मुबारक। बहुत धन्यवाद सर, अपना इतना कीमती वक्त निकालने के लिए और सिंचाई और इसके फ़ायदों के बारे में बताने के लिए। यदि इसे सही से प्रयोग करें, और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो परिवार और दोस्तों में शेयर करें। और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सभी एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत धन्यवाद।